हेलो मेरे प्यारे भाइयों, क्या हाल चाल है। तो ये है हमारा आज परसेंट का मतलब परसेंटेज जो टॉपिक हम कंप्लीट कर रहे हैं, हर एक टाइप का हर एक क्वेश्चन कर रहे हैं, उसका पार्ट नंबर 3। दो पार्ट्स पहले हो चुके हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में आपको लिंक दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके पहले फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट देखिए, फिर धीरे धीरे बढ़िए थर्ड पार्ट पे। तो चलिए बिना देरी किए हम अपने लेक्चर को शुरू करते हैं, क्योंकि इसमें टाइम ज़्यादा वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। कम टू फर्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं पहला क्वेश्चन। एक सर्वेक्षण में सर्वेक्षित लोगों में से 70% के पास कार और 75% के पास टीवी था। यदि 55% के पास कार और टीवी दोनों थे, तो सर्वेक्षित लोगों में से कितने प्रतिशत के पास न तो कार और न ही टेलीविजन था। देखिए, ऐसे क्वेश्चन करने का सबसे आसान तरीका होता है वेन डायग्राम। मतलब एक छोटा सा डायग्राम बनाइए, आपके सारे क्वेश्चन उसमें आ जाएंगे। चलिए, सबसे वेन डायग्राम बनाने का मैं आपको बिल्कुल सही तरीका बताता हूँ मैथ का। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक बड़ा स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल बना लेना है। फिर जितने लोगों को कहा गया उतने हमें गोले बनाने हैं। जैसे 70% यहाँ पे दो है, कार है, एक टीवी है, दो गोले बनाने हैं और दोनों एक दूसरे के इंटरसेक्ट करते हो, ताकि बीच में एक जो कॉमन पोर्शन हो वो बनता रहे। तो यहाँ पे क्या दिया है कि पहले देखिए बीच वाला जो दोनों में कॉमन है उसको पहले देखिए। 55% के पास कार और टीवी दोनों है, तो एक को हम कार मान लेते हैं, एक को टीवी। तो ये जो भाग है ये है 55%। कितना? 55%। फिर 70% पास कार है, तो यहाँ पे जो है ये कितने लोग पास है? कार 70% पास। तो एक चीज ध्यान देने वाली बात यह है कि 70% के पास कार है, तो यहाँ दिखा रहा है, लेकिन 70% में 55% वाला जो भाग है ये पहले ही निकल चुका है, क्योंकि इसका पोर्शन ये भी है। तो 70 में से 55 घटाएं कितना आ जाएगा? सीधा सीधा बात है 15%। मतलब ये वाला जो पोर्शन होगा सिंगल कॉमन, ये हो जाएगा 15%। ठीक। अब यहाँ पे दूसरे में कहा है, इसको 75% कहा है। अब 75% कहा, तो ये 75% अगर हो गया, इसमें 55% कॉमन है, 55% निकाल लेंगे तो कितना बचेगा यहाँ पे? 20। कितना हो जाएगा? 20। मतलब ये वाला सिंगल जो अकेला पार्ट है, अकेले जितने लोग पास सिर्फ टीवी है, वो 20% लोग हैं। तो अब पूरा अगर गिनते हैं तो ये 55 हो गया, 55 5 60, 60 10 70, 70 20 90। मतलब कि अगर हम कुल मिला जुला के 55 प्लस 15 प्लस 20 इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 90। बट एक्चुअल में कोई चीज होती कितने प्रतिशत है? 100%। मतलब कि बच कितने परसेंट रहे हैं? 100 में से 90 हटाएंगे तो बच कितने रहे हैं? 10%। मतलब यही 10% लोग ऐसे हैं जिनके पास ना तो कार है और ना ही टेलीविजन है। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी विल बी राइट आंसर। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी परीक्षा में इंग्लिश में 70% और गणित में 80% विद्यार्थी पास होते हैं और 10% विद्यार्थी दोनों में फेल होते हैं। यदि 144 अभ्यर्थी दोनों विषयों में पास होते हैं, तब अभ्यर्थियों की कुल संख्या क्या है? तो यहाँ भी सेम हम किससे करेंगे? वेन डायग्राम से बनाएंगे वेन डायग्राम। ओके, देखते हैं, बनाते हैं वेन डायग्राम। सबसे पहले एक स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल बनाएंगे। फिर यहाँ पे दो चीज़ों की बात की गई है, एक इंग्लिश एक मैथ। दो गोला बनाते हैं, एक को हम मान लेते हैं इंग्लिश है, एक को मान लेते हैं ये क्या है? मैथ है। ठीक। अब हम सबसे पहले ध्यान किस पे देंगे? जो कॉमन पोर्शन होगा। लेकिन यहाँ पे आप देखिए कॉमन पोर्शन कुछ नहीं दिया गया, और एक्चुअल में हमें यहाँ पे में भी कॉमन है, कॉमन पोर्शन है, हमें यहाँ पे टोटल मान निकालना है। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिए, दिया हुआ है कि 10% दोनों विषयों में फेल होते हैं। मतलब कि 10% विद्यार्थी ऐसे हैं जो कि कोई भी सब्जेक्ट में पास नहीं होते हैं। मतलब कि ये इंग्लिश है, ये मैथ है, वो दोनों 10% किसी में भी नहीं आते, मतलब वो आउट ऑफ द बॉक्स रहते हैं। मतलब अब पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी बची? 90%। वेरी गुड। अब देखिए, इंग्लिश में कितने पास हुए? 70%। मैथ में कितने पास हुए? 80%। एक्चुअल में होने कितने चाहिए? 100%। तो इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 8 7 15, मतलब 150% क्या हुए हैं? पास हुए हैं। बट एक्चुअल में पास कितने होने चाहिए? 100%। लेकिन यहाँ पे 10% तो पहले से फेल हो चुके हैं, हमें पता है। पास कितने हुए? 90%। तो हमें घटाना कितना है? 90%। तो यहाँ पे आ कितना जाएगा? 60%। मतलब कि 60% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि दोनों विषयों में कॉमन है। मतलब ऐसे 60% छात्र हैं जो इंग्लिश में भी पास हुए हैं और मैथ में भी पास हुए हैं। और इसी 60% का मान हमें यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 144। तो 60% इक्वल टू 144। मतलब कि 144 मतलब ये 3/5 है।
मतलब 3 का मान कितना दिया हुआ है 144, तो हमें मान कितना निकालना है 5 का, तो 144/3 गुणे 5, तो 3 चौके 12, 3 8 24, 48 पंजे कितना हो जाएगा 240, तो इसका सही उत्तर कितना हो जाएगा 240। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी छात्रावास में 600 छात्र रहते हैं, जिनमें से 62% छात्र क्रिकेट खेलते हैं और 45% छात्र फुटबॉल खेलते हैं। उस छात्रावास का प्रत्येक छात्र कोई ना कोई खेल अवश्य खेलता है, दोनों खेल खेलने वाले छात्रों की संख्या ज्ञात करें। मतलब कि यहाँ पर एक चीज बताया गया है कि एक हॉस्टल है, एक हॉस्टल में जो स्टूडेंट्स हैं सभी, वो कोई ना कोई खेल जरूर खेलते हैं। मतलब कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है कि जो कि कोई भी खेल ना खेलता हो। तो मतलब कि अगर मैं यहाँ पे दो सर्कल बनाता हूँ वेन डायग्राम में, तो यहाँ पे कोई भी ऐसा विद्यार्थी नहीं होगा जो इस वाले पोर्शन में आएगा। मतलब ये वाला पोर्शन बिल्कुल खाली रहेगा, इस वाले पोर्शन कोई नहीं, क्योंकि कोई ना कोई मतलब सभी विद्यार्थी कुछ न कुछ खेलते जरूर है। तो यहाँ पे देखिए, इनमें से इसको हम मान लेते हैं क्रिकेट और इसको मान लेते हैं फुटबॉल। ठीक, अब यहाँ पे जिनमें से 62% छात्र क्रिकेट खेलते हैं, 62% क्रिकेट खेलते हैं, 45% छात्र फुटबॉल खेलते हैं, 45 फुटबॉल खेलते हैं। अब हमें कॉमन पता नहीं है कॉमन कितना खेलते हैं, और एक्चुअल में हमें कॉमन निकालना भी है। तो हमें पता है कि पूरा होता कितना परसेंट है 100%, तो जोड़िए इसको, कितना हो जाएगा 62 + 45 कितना हो जाएगा 107%। मतलब ये 7% जो एक्स्ट्रा आ रहा है वो दोनों में कॉमन है। क्या है, कॉमन है। तो वही 7% हमें क्या करना है, निकालना है। तो एक्चुअल में पूरा है कितने 600, तो 600 का अगर हम 7% निकालेंगे तो 7/100 क्या हो जाएगा 6×42, सीधा सीधा 42 छात्र ऐसे हैं जो कि दोनों खेल खेलते हैं। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक विद्यालय के 3 एथलीट टीम के सदस्यों में से क्रिकेट टीम में 21, हॉकी टीम में 26 तथा फुटबॉल टीम में 29 सदस्य हैं। उनमें से 14 सदस्य हॉकी और क्रिकेट, 15 सदस्य हॉकी और फुटबॉल, और जो 12 सदस्य हैं वो फुटबॉल और क्रिकेट, तथा 8 सदस्य ऐसे हैं जो तीनों खेलते हैं। तो यहाँ पे बताना यह है कि सभी टीम में जो एथलीटों की संख्या है वह क्या है। तो यहाँ पे हमें 3 सर्कल की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आप यहाँ पे देखिए 3 गेम दिए गए हैं, क्या, क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल। तो चलिए सेम टू सेम वैसा ही बनाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले एक बड़ा सा क्या बना लेंगे, स्क्वायर रेक्टेंगल। तो हमें यहाँ पे 3 सर्कल बनाने की जरूरत पड़ेगी, और तीनों आपस में क्या करते होने चाहिए, इंटरसेक्ट। एक को मान लेते हैं हम लोग क्रिकेट, एक को मान लेते हैं हम लोग हॉकी, और एक को क्या मान लेते हैं, फुटबॉल। ओके, आप क्या करेंगे, जो सबसे ज्यादा कम पोर्शन में होगा उसी को सबसे पहले, मतलब कि जिसमें पहले तीनों कॉमन हो, फिर 2 कॉमन हो, फिर 1 हो, तो उसको ऐसे लिखना शुरू करेंगे। मतलब अब तीनों कॉमन का देखें तो यहाँ पे 8 सदस्य ऐसे, मतलब ये वाला जो पोर्शन है ये क्या हो जाएगा 8। अब दूसरा वाला देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अब शुरू से देख लीजिए 2 वाला को, उनमें से 14 सदस्य हॉकी और क्रिकेट, मतलब ये क्रिकेट है ये हॉकी है, मतलब ये वाला जो पोर्शन हो गया, ये कितने लोग खेलते हैं 14 लोग, तो 8 लोग पहले निकल गए, बचे कितने 6 लोग। आई थिंक यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग। तो अब देखिए दूसरा क्या है कि 15 सदस्य हॉकी और फुटबॉल, 15 सदस्य हॉकी और फुटबॉल, ये हॉकी ये फुटबॉल है, तो 8 सदस्य पहले यहाँ पे चूज कर लिए गए, बचे कितने 7, मतलब इस वाले पोर्शन में कितने हैं 7। ओके, अब आगे क्या है, 12 सदस्य फुटबॉल और क्रिकेट, ये फुटबॉल वाला पोर्शन ये क्रिकेट वाला पोर्शन, तो यहाँ पे 8 सदस्य पहले निकाल लिए गए हैं, बचे कितने 4। अब यहाँ पे अलग अलग देख लीजिए, अलग अलग क्या है, क्रिकेट टीम में 21, ये क्रिकेट है तो बचे कितने 21, 6 यहाँ पे निकल गए, 8 यहाँ पे निकल गए, 4 यहाँ पे निकल गए, 6 4 10 8 18, 18 लोग निकल गए, तो 21 में से 18 घटाएंगे बचे कितना 3, मतलब अकेला क्रिकेट खेलने वाले लोग कितने हैं 3। अब दूसरा 26 लोग फुटबॉल, सॉरी हॉकी टीम में 26 लोग, तो ये हॉकी है, तो यहाँ पे 6 लोग निकल गए, 8 लोग निकल गए, 7 6 7 13, 13 8 कितना हो जाएगा 21, मतलब 21 लोग क्या हो गए निकल गए। अब हॉकी सिर्फ और हॉकी खेलने वाले कितने हो गए, तो 26 में से जब 21 घटाएंगे कितना आ जाएगा 5। ओके, अब तीसरा वाला देख लेते हैं, ये वाला पोर्शन जो कि सिर्फ अकेले फुटबॉल खेलते हैं, तो कितने लोग हैं, तो यहाँ पे 29 सदस्य, फुटबॉल टीम में 29 सदस्य हैं, फुटबॉल टीम में 29 सदस्य, मतलब यहाँ पे देखिए 4 निकल गए, 7 निकल गए, 8 निकल गए,
तो 7 4 11 8 19, 19 लोग जब निकल गए 29 में से, तो कितने बचेंगे? 10 लोग। 10 लोग ऐसे हैं जो सिर्फ क्या खेलते हैं? फुटबॉल खेलते हैं। अब यहाँ पे देखना ये है कि कितने लोग ऐसे हैं, मतलब पूरे टीम में कितने सदस्य हैं। तो आप एक एक करके गिनना शुरू करिए गोले में। 3 5 10, 10 5 15 3 18। जो सिर्फ अकेले अकेले गेम खेलते कितने लोग हैं? 18। अब ऐसे लोग जो सिर्फ 2 गेम खेलते हैं, तो यहाँ पे क्या है? 7 4 6, 6 4 10 7 17 लोग। ओके, अब फिर देखिए, अब तीनों वाला देख लीजिए। तीनों, यहाँ तीनों कितने हैं? 8 लोग। तीनों गेम खेलने वाले कितने हैं? 8। तब जोड़ लीजिए, 8 7 15 मतलब 25, 25 10 35, 35 में 8 जोड़े कितना हो जाएगा? 43। तो 43 लोग ऐसे हैं जो कि, मतलब सभी टीम में कितने सदस्य हैं? 43 सदस्य हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 43। आते हैं नेक्स्ट पे। 60 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 45 विद्यार्थी संगीत पसंद करते हैं, 50 विद्यार्थी नृत्य पसंद करते हैं और 5 विद्यार्थी दोनों में से कुछ भी पसंद नहीं करते हैं। कक्षा में उन विद्यार्थियों की जो संगीत और नृत्य दोनों पसंद करते हैं संख्या क्या है? चलिए ठीक, बना लेते हैं सबसे पहले अपना वेन डायग्राम। अभी तो आज जो क्वेश्चन है वो वेन डायग्राम पे लगभग मतलब आधे क्वेश्चन है, बाकी आधे क्वेश्चन आपको आगे इलेक्शन से रिलेटेड मिल जाएंगे। तो सबसे पहले बनाते हैं एक रेक्टेंगल। अब यहाँ पे 2 चीज़ों की बात हो रही है, एक डांस एक सिंगिंग की। तो 2 बनाएंगे, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। तो संगीत पसंद करने वाले मतलब सॉन्ग, फिर नृत्य पसंद करने वाले मतलब डांस। तो सबको अलग अलग कैटेगराइज कर लेते हैं। फिर अब यहाँ पे क्या कहा है? पूरी जो संख्या वो कितनी है? 60। मतलब टोटल जो कैंडिडेट हैं जो कहीं पार्टिसिपेट करते हैं कहीं पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, तो पूरे स्कूल की जो संख्या कितनी? 60। तो स्कूल में कक्षा में 60 विद्यार्थी। अब यहाँ पे देखिए, 5 विद्यार्थी दोनों में से कुछ भी पसंद नहीं करते, मतलब 5 विद्यार्थी ऐसे हैं जो कि ना तो सिंगिंग पसंद करते हैं ना डांसिंग, मतलब 5 विद्यार्थी इस कैटेगरी में आते हैं। ओके, अलग कैटेगरी में। अब यहाँ पे देखिए, 45 विद्यार्थी संगीत पसंद करते हैं, तो सिंगिंग वाले कितने छात्र हैं? 45। 50 विद्यार्थी नृत्य पसंद करते हैं, डांसिंग वाले कितने हैं? 50। अब एक बात बताइए, जब पूरे 60 स्टूडेंट्स हैं, 60 स्टूडेंट्स में से 5 कुछ भी पसंद नहीं करते हैं, तो एक्चुअल में कितने पूरे ऐसे विद्यार्थी हैं जो सिंगिंग और डांसिंग दोनों पसंद करते हैं? 55। मतलब सिंगिंग पसंद करते हैं डांसिंग पसंद करते हैं, मतलब पूरे पार्टिसिपेट करने वाले कितने हैं? 55। ओके, अब होने कितने चाहिए? 60। तो यहाँ पे एक चीज करते हैं, सबसे पहले सबको जोड़ लेते हैं। 45 प्लस 50, तो कितने हो जाएंगे? 50 40 90 5 95। मतलब 95 ऐसे हैं यहाँ पे आ रहा है जो सिंगिंग और डांसिंग दोनों पसंद करते हैं। मतलब कि होने तो 60 स्टूडेंट चाहिए, लेकिन यहाँ पे 95 कैसे आ रहा है? हाँ, अब देखते हैं, यहाँ पे जो कॉमन होता है वो भी 2 बार काउंट कर लिया जाता है। मतलब इसमें काउंट 2 बार किया गया, कौन? कॉमन। तो हमारे पास पार्टिसिपेट करने वाले कितने हैं? 55, लेकिन आ कितना रहा है? 95। तो हम 95 में से अगर 55 घटा देते हैं तो आ कितना जाएगा? 40। मतलब 40 लोग ऐसे हैं जो सिंगिंग और डांसिंग दोनों पसंद करते हैं। मतलब इसी को हमने 2 बार काउंट कर लिया था। तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि नृत्य, संगीत और नृत्य दोनों पसंद करते हैं, ऐसी संख्या क्या है? वो है 40। मतलब 40 लोग ऐसे हैं जो दोनों पसंद करते हैं। तो अगर ऐसे वेन डायग्राम बनाएंगे तो आपका हर एक क्वेश्चन बहुत ही आसानी से आ जाएगा, आपके सामने होगा। नेक्स्ट, एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। देखिए, अब चुनाव वाले क्वेश्चन आने शुरू हो गए। एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, उनमें से एक उम्मीदवार को 40% मत मिले और वह एक अन्य उम्मीदवार से 298 मतों से हार गया। तदनुसार डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी थी? तो यहाँ पे सिंपल सा ये देखना है हमें कि वोटों की जो संख्या होगी हमेशा 100% होगी। अगर कोई भी वोट इनवैलिड नहीं होता है या फिर सभी जो वोटर होते हैं वो वोट में कुछ वोटर उसमें वोट कास्ट नहीं करते हैं, तो हम कितना मान के चलेंगे कि सभी वोटर कितने 100% कास्ट करेंगे? कितना? 100%, जब तक कि दिया ना हो। तो यहाँ पे एक देखिए, एक उम्मीदवार को 40% मत मिले हैं, टोटल मत कितने हैं? 100%। एक को कितने मिल गए हैं? 40%। मतलब दूसरे के लिए कितने बचे होंगे? ऑब्वियस सी बात है, 60%। कितने? 60%। तो 60% वाला ज्यादा है, तो जीतता वही है जिसके पास मतों की संख्या
ज़्यादा होती है। मतलब इसमें विनर कौन है 60%, लूजर कौन है 40%। तो यहाँ पे दिया 40% मत मिले और 298 मतों से हार गया, मतलब कि 60 से इसको 60 मिले, इसको 40 मिले, तो हारेगा किस मत से? इनके बीच जो गैप है उसी गैप से हारेगा ना। तो गैप कितना है 60 माइनस 40, मतलब कितने परसेंट का गैप है 20%। यही जो है 20% का वो लीड कर रहा है और ये 20% वही हार गया। तो 20% का मान यहाँ पे क्या दिया हुआ है 298। तो हमें निकालना क्या है, डाले गए सभी मत कितना परसेंट। अगर 20 देखें तो ये होता है 1/5, मतलब 1/5 का मान कितना दिया है 298। तो हमें यहाँ पे 1 का मान 298 दिया है, 5 का मान निकालना है, 5 8 40, 5 9 45, 4 49, 5 2 10, 10 4 14, मतलब कितने हो गए टोटल वोटर्स 1490, 1490। नेक्स्ट, एक गांव में कुल पंजीकृत मतदाताओं में से 63% मतदाता ही मतदान कर सके एवं कोई मत अवैध नहीं था, मतलब नो वोट वॉज इनवैलिड। केवल 2 उम्मीदवार ही चुनाव में भाग ले रहे थे एवं उनके द्वारा प्राप्त मतों का संगत अनुपात 4:5 था। यदि विजयी उम्मीदवार ने 1120 मत प्राप्त किया तो गांव में पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या क्या है? वैसे जब हमें प्रतिशत दिया होता है कि इस उम्मीदवार ने इतने प्रतिशत वोट प्राप्त किया, दूसरे ने इतना प्राप्त किया, तो हम उसको चेंज किस में करते हैं रेशियो में। हमें यहाँ तो रेशियो पहले ही दे रखा है, मतलब हमारे लिए काम और आसान हो गया। तो यहाँ पे अगर आपको 63% मतदाता मतदान करने के लिए दिए हैं तो आपको 63% नहीं देखना है, देखना कितना है आपको कि 100% मतदाता ने मतदान किया। जिन्होंने वोट दिया उनको आपको कितना मानना है 100%। तो टोटल वोटर कितने थे यक्स मान लेते हैं, यक्स ज्यादा माना जाता है। फिर अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि 4/5 तो उन्होंने प्राप्त किया, लेकिन जो जीतने वाला था उसने कितना पाया 1120। तो अगर 4 और 5 को देखें तो टोटल कितने बनते हैं 9। तो विजेता कौन है इसमें 4 वाला 5 वाला 5 वाला, ऑब्वियस सी बात है। तो ऊपर 5 का मान दिया है, कितना है इसका मान 1120। ओके, निकाल लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले इसको 5 से काट लेते हैं, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 224। 9 से गुणा करते हैं, 9 चौके 36, 9 दूनी 18, 3 21, 9 दूनी 18, 2 20, 2016 ये मान आया है किसका 63% का। लेकिन हमें निकालना कितना है 100% का। समझ में आया? ये जो 100% मान था एक्चुअल में ये किसका मान था 63% का, लेकिन हमें निकालना क्या था 100%। परसेंट परसेंट से कट गया। आप 63 को काटिए, 9 से काट लेते हैं, 9 7 63, ये कट जाएगा नहीं, 6 2 8 1 9 से कट जाएगा। तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 चौके 36। अब 7 से कटेगा नहीं कटेगा, 7 से कट जाना चाहिए, 7 त्रिक 21, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 7 दूनी 14, मतलब कितना हो जाएगा 32, 32 गुणे 100, मतलब टोटल वोटर कितने हैं 3200। तो ये हो जाएगा आपका सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक चुनाव में 3 उम्मीदवारों ने भाग लिया। एक उम्मीदवार ने कुल डाले गए मतों का 10% प्राप्त किया और वह तीसरे स्थान पर रहा, मतलब वह थर्ड स्थान पर रहा। एक अन्य उम्मीदवार ने कुल डाले गए मतों का 55% प्राप्त किया और वह 20,000 मतों से चुनाव जीत गया। इस चुनाव में कुल कितने मतदाताओं ने भाग लिया? तो सिंपल सी बात है, हमें यहाँ पे मानना है यक्स। क्या यक्स? क्योंकि हमें टोटल पता नहीं है। और दूसरी बात हमें यह पता है कि जो परसेंटेज होता है एट द पीक 100% होता है, बाकी उसके आगे आप परसेंटेज में 120%, 110% मान लेते हैं, बाकी जो टोटल परसेंट होता है परफेक्ट वो होता है 100%। तो हम किसमें कितना मानेंगे 100%। 10% मतदाता मत प्राप्त करने वाला तीसरे स्थान पर रहा, एक ने 10% प्राप्त किया, ओके तीसरे स्थान पर रहा। लेकिन हमें जो जीतने वाला उम्मीदवार होता है वो हमेशा किससे कंपेयर करता है, जो उससे जस्ट पीछे रहा हो। एक ने कितना प्राप्त किया 55, 10 इसको मिल गए, 55 इसको मिल गए, मतलब 65 चले गए, बचे कितने शेष 35%। मतलब जो जीतने वाला होगा वो अपने आप को किससे कंपेयर करेगा 35% वाले से, किससे 35% वालों से। अब ये बताइए 35% से 55% कितना ज्यादा है? आप कहेंगे कि 20%। हाँ, वही 20% का मान हमें दिया हुआ है। 1/5 का मान कितना दिया हुआ है 20,000। क्या दिया हुआ है 20,000। और वही 20,000 हमें निकालना है यक्स का मान। तो यक्स का मान कितना आ जाएगा 20 पंजे 100, मतलब कि पूरे कितने लोगों ने वोट दिया था 1 लाख। यक्स का मान हमने टोटल माना था, तो कितना हो गया 1 लाख। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
रतन का व्यय और बचत 5:1 के अनुपात में है। यदि उसका वेतन 25% बढ़ा दिया जाए और बचत 15%, तो उसके व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो यहाँ पे देखिए आते हैं आगे। तो सबसे पहले इस रेशियो को अपने अकॉर्डिंग हम थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। अगर ये 5:1 है तो इसको हम 50:10 भी कर सकते हैं। ओके, मानते हैं आप लोग। मतलब अगर ये एक्सपेंडिचर है, ये सेविंग है, तो इसकी सैलरी कितनी होगी, 50:10 60। ओके, 60% हो, मतलब 60 रुपये होगा, जो भी हो, शायद 60 यूनिट होगा। अब कहा उसका वेतन 25% बढ़ रहा है। अगर हम 60 का 25% बढ़ाएंगे तो 25×6 = 150, मतलब 1 0 कटे कितना आ जाएगा, 15। मतलब बढ़ के ये कितना हो गया, अगर इसका हम 25% बढ़ा रहे हैं तो कितना हो गया बढ़कर, 60 + 15 75। अब दूसरा क्या कह रहा है, तो उसका जो बचत है वो 15% बढ़ जाता है, 15% बढ़ जाता है, 15%। अगर इसका 15% बढ़ाएंगे तो 15×10 150, 1 0 कटे, मतलब कितना बढ़ा है, 1.5 बढ़ा है। तो 15, अगर 10 में 1.5 बढ़ा कितना बढ़ जाएगा, ये 11.5। अब एक बात देखिए, यहाँ पे कितना बढ़ा था, 15। यहाँ पे कितना बढ़ा था, 1.5। मतलब कि अभी बची कितनी है बढ़त में, 13.5। मतलब कि जो उसकी एक्सपेंडिचर है वो कितनी बढ़ी है, 13.5। कितने पे, 50। तो 13.5 बटे 50 × 100, इसको काट देंगे, 50 दूना 100, 13.5 गुणे तो मतलब 27%। तो उसका जो एक्सपेंडिचर है, उसकी सैलरी बढ़ने के बाद कितनी बढ़ गई, 27%। मतलब ऑप्शन नंबर बी। आते हैं नेक्स्ट पे। किसान अपने कुल आय का 20% मकान के किराए तथा शेष का 70% घरेलू मदों पर व्यय करता है। यदि वह 3600 की बचत करता है तो उसकी कुल आय कितनी है। ये क्वेश्चन बहुत ही मजेदार है, क्योंकि इसमें आपको डायरेक्ट नहीं निकालना होता, क्योंकि इसमें जो अगला एक्सपेंडिचर होता है वो किस पे होता है, जो रेस्ट ऑफ बचा होता है, जो पहले खर्च करने के बाद जो रेस्ट मनी बचा होता है उस पे होता है। तो इसको सॉल्व करना भी बहुत ही आसान होता है, आपको इसको डायरेक्ट कर लेना है। किसान अपने कुल आय का 20%, पहले मान लीजिए उसके पास कितनी है, यक्स, यक्स का 20%। मतलब यक्स का 20% अगर वो खर्च करता है तो 20% खर्च करने के बाद कितना बचता है, 80%। कितना बचता है, 80%। 80% को हम क्या लिखते हैं, 4/5। क्या लिखते हैं, 4/5। फिर गुणे मकान के किराए पर शेष का 70%। मकान के किराए पर कितना, शेष का 70%। शेष कितना है, 4/5। तो उस पर कितना खर्च करता है, 70%। इसके बाद 3600 की बचत करता है। अब बताइए 70% खर्च अगर करेगा तो बचत कितनी होगी, 30% की। तो शेष में से 30% वो बचाता भी है, मतलब 3/10। तो ये जो वैल्यू हो जाती है किसके बराबर हो जाती है, 3600 की। ये पूरा उसका क्या हो जाता है, सेविंग। तो अगर इसको काट लेंगे, 4 तिहाई 12 तिहाई 36, मतलब ये कितना हो जाएगा, 300। ओके, तो 10 बचे 50 तिहाइयाँ 150, मतलब कि यक्स का मान कितना आ जाएगा, 15,000। मतलब कि उसकी जो टोटल आय है, जो सैलरी है, वो कितनी हो जाएगी, 15,000। ओके, आते हैं नेक्स्ट पे। 120 प्रश्नों वाली एक परीक्षा में एक अभ्यर्थी पहले 90 प्रश्नों में से 60% का सही उत्तर देता है। उसे शेष प्रश्नों में से कितने प्रतिशत प्रश्नों का सही उत्तर देना चाहिए ताकि परीक्षा में कुल प्रश्नों में से 55% के उत्तर सही हो। देखिए, सबसे पहला आपका काम क्या होना चाहिए, क्वेश्चन को बहुत ही बारीकी से पढ़ना। अब देखिए ध्यान से, सबसे पहले टोटल क्वेश्चन कितने हैं, 120। शुरू में उसने कितने प्रश्नों के आंसर दिए, 90। तो शेष बचे कितने, 30%। ओके, 30 क्वेश्चन। अब क्या कह रहा है, नीचे देखिए, 55% के उत्तर सही हो, मतलब ओवरऑल उसके जो क्वेश्चन के आंसर सही हो, कितने परसेंट हो, 55%। अगर 120 का हम 55% निकाले हैं तो कितना हो जाएगा, 12 पंजे 60, 12 पंजे 60, मतलब कि कितना हो जाएगा, 55%, 66। मतलब ओवरऑल उसके 66 क्वेश्चन सही होने ही चाहिए। तो जब वो 90 प्रश्न करता है तो उसका शुरू में कितना परसेंट सही करता है, 60%। कितना, 60%। तो 90 का 60% कितना होगा, 9 छक 54, मतलब 54 क्वेश्चन तो उसने 90 क्वेश्चन में सही कर लिए। अब उसको सही करना कितना बाकी रह गया उसके टारगेट में से, तो 66 में से 54 घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 12। मतलब उसको 12 प्रश्न और सही करने हैं, कितने में से, 30 में से।
तो जब 12 प्रश्न उसको 30 में से सही करने होंगे तो 12/30 × 100 करेंगे, इसका क्या आ जाएगा, एक जीरो यहाँ कटेगा, 3 चौके 12, मतलब 40% उसको क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे 30 में से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 40%। ओके, कम टू नेक्स्ट। सचिन अपने वेतन का 30% भोजन पर व्यय करता है और 3% धर्मार्थ ट्रस्ट में दान देता है। वह इन दो मदों पर 2310 रुपये व्यय करता है, तो उस महीने का कुल वेतन। अब यहाँ पे एक चीज देखिए कि यहाँ पे शेष वेश कुछ नहीं दिया गया है, मतलब यहाँ पे रेस्ट मनी में से खर्चा नहीं किया जा रहा है, यहाँ पे टोटल मनी से एक्सपेंड किया जा रहा है। मतलब 30% पहले एक्सपेंड कर रहा है जितने मनी में से, उतने ही मनी में से 3% एक्सपेंड कर रहा है। तो मतलब इसका ये है कि हम 30% और 3% दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो क्या बन जाएगा ये 33%। मतलब वो 33% क्या दिया है, 33% यहाँ खर्च करता है, उसका 33% बराबर कितना दिया है यहाँ पे 2310। जब 33% का मान 2310 दिया तो हमें कितने परसेंट का मान निकालना है, 100% का मान। तो सबसे पहले इसको बटे 33 गुणे 100 कर लेते हैं। तो इसको अगर 11 से काटेंगे तो 11 दूना 22, 11 कम 11, ये कट गया, 11 3 33, फिर 3 सते 21, ये कितना आ गया 70। तो मतलब उसका जो 100% का मान कितना हो जाएगा, 7000। क्या हो जाएगा, 7000। ऑप्शन नंबर डी। अगर आपको सॉल्यूशन समझ में आ रहे हो, अच्छे लग रहे हो, तो डू सब्सक्राइब एंड लाइक आवर वीडियो टू गेट more persons attract to our channel and make their benefit. Come to next question. एक व्यक्ति अपनी आय का 1/4 भाग खाने पर, 2/3 भाग घर के किराए पर और शेष जो कि 630 रुपए हैं उसकी दूसरी वस्तु पर खर्च करता है। चलिए यहाँ पे एक बात देखते हैं कि शुरू के जो व्यय उसके किए गए हैं वो किसी शेष राशि में से नहीं किए गए। मतलब जितने राशि में से 1/4 भाग किया गया, उतने राशि में से 2/3 भाग भी किया गया। मतलब अगर 100% में से 1/4 भाग किया गया है तो ऐसे 100% में से 2/3 भाग भी किया गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, हम 1/4 और 2/3 को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो 1/4 और 2/3 को ऐड कर लेते हैं, 1/4 प्लस 2/3। तो इसको ऐड करें कितना हो जाएगा, 3 एकम 3, 4 दूनी 8, 8 प्लस 3/4 3 12, मतलब कितना हो जाएगा 11/12। मतलब वो 11/12 राशि खर्च कर चुका है, तो उसके पास बचा कितना हुआ है 1/12। तो मतलब 1/12 जो राशि है वो कितना है 630 रुपए। मतलब एक का मान 630 दिया हुआ है, तो हमें 12 का मान निकालना है। 12 3 36, 12 छंग 72, 72 3 75, 7560। आप कहेंगे सर जी 7560 आ रहा, ये कैसे हो गया। नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है, उसके घर का किराया क्या है। उसके घर का किराया क्या था 2/3, टोटल का 2/3। तो यहाँ पे इसका क्या निकालना होगा 2/3, काट दीजिए, 3 25 में 75, 3 दूनी 6, 25 तो 20, इसका करेंगे गुणस 2 से तो हो जाएगा 5040। मतलब कि उसने 5040 रुपए अपने किस पे खर्च किए, किराए पर। तो ऑप्शन नंबर ए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आज की स्लाइड यहीं पे होती है खत्म, अब बाकी देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही अपने नॉलेज को और बढ़ाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।